तारीख थी 10 जून 2011। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर के कमलेशपुरम कॉलोनी की रहने वाली एक लड़की किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं आ पाती है। घर वाले परेशान होकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं। एक जवान लड़की के गायब होने की खबर से शहर भर में हंगामा हो जाता है। पुलिस तेजी से काम करते हुए उस लड़की को ढूंढ निकालती है, मगर मुर्दा लड़की का शव परिवार वालों को सौंप दिया जाता है और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल था कि इस लड़की की हत्या किसने की है। पुलिस इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए दिन रात एक कर देती है। पुलिस की मेहनत रंग लाती है और फाइनली पुलिस को जवाब भी मिल जाता है। जवाब हिला देने वाला था। दुनिया की नजर में जिसकी हत्या हुई थी, असल में वही मर्डरर भी थी। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जिसका कत्ल हुआ है वही इस केस का कातिल भी हो। हम आपको जिस सच्ची घटना की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, उसमें सच में ऐसा ही हुआ था। शायद आपको अभी बात से जो आपको बता रहा हूं वो समझ नहीं आ रही होगी बातें, मगर जवाब इस वीडियो को आखिर तक आप देखेंगे और हिला देने वाली कहानी की पूरी सच्चाई जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पूरी कहानी कल्पना से परे है और इस पूरी कहानी को अंजाम देने के पीछे की वजह और भी भयावह है। तो आखिर क्या है ये रहस्य भरी इस कहानी की पूरी सच्चाई, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में आगे। लेकिन आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल मोनेटाइजेशन होने वाला है, लेकिन सब्सक्राइबर ही पूरे नहीं हुए। 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए पहले। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी की सबसे अहम किरदार है शिखा दुबे। शिखा दुबे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कमलेशपुरम इलाके में अपने परिवार वालों के साथ रहा करती थी। 2011 में शिखा दुबे की उम्र 23 साल थी और वह उस समय से दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। शिखा देखने में बेहद ही मासूम और शरीफ थी। शिखा 10 जून 2011 को कुछ जरूरी काम को लिए अपने घर से बाहर निकलती है। शिखा घर वालों को कहकर जाती है कि थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, मगर काफी देर हो जाती है, मगर वो वापस नहीं लौटती है। जैसे जैसे शाम ढलती है, परिवार वालों की चिंताएं भी बढ़ने लगती हैं। ज्यादा अंधेरा हो जाने पर परिवार वाले अपने स्तर पर शिखा दुबे की खोजबीन शुरू कर देते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों तक को फोन किया जाता है, मगर शिखा की जानकारी कहीं से नहीं मिलती है। जब शिखा का कहीं भी अता पता नहीं चलता है तो थक हार कर शिखा दुबे के पिता राम प्रकाश दुबे गोरखपुर के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर बेटी के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाते हैं। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस वाले राम प्रकाश दुबे से पूछते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है। जवाब में वो दीपू यादव का नाम लेते हैं। आपको बता दूं, दीपू यादव ही इस कहानी का दूसरा अहम सबसे किरदार है। राम प्रकाश दुबे के मुताबिक दीपू यादव ने ही उन्हें पड़ोस में रहता है। पुलिस को दिए गए बयान में राम प्रकाश दुबे बताते हैं कि दीपू यादव अक्सर उनकी बेटी शिखा दुबे को परेशान करता था। आपको बता दें, इसलिए उन्हें शक था कि ना हो दीपू यादव ने ही उनकी बेटी को कहीं ना कहीं गायब किया है या फिर उसकी हत्या कर दी है। शक जताए जाने के बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है और भागते हुए दीपू यादव के घर जाती है। यहाँ आकर पता चलता है कि दीपू यादव खुद ही लापता है। अब पुलिस वालों का शक जो होता है यकीन में बदल जाता है और दीपू यादव को ढूंढने में लग जाते हैं। इधर पुलिस शिखा दुबे की तलाश भी में लगी रहती है, शिखा दुबे को खोजती है। इस खोजबीन के दौरान पुलिस वालों को सरयू कैना कॉलोनी के पास जंगल में एक लाश मिलती है। यह लाश एक लड़की की थी। लाश का चेहरा बहुत ही भयावह तरीके से बिगाड़ दिया जाता है, यानी खराब कर दिया जाता है। चेहरे से पहचान करना मुश्किल था। एक लड़की की लाश मिलते ही पुलिस वाले तुरंत राम प्रकाश दुबे के परिवार वालों को बुलाते हैं और उनसे पहचान करने के लिए कहते हैं, कहीं ये बॉडी उनकी बेटी शिखा दुबे की तो नहीं है। खबर मिलते ही शिखा दुबे के परिवार वाले लाश की पहचान करने आ जाते हैं, जो कि चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था, इसलिए चेहरे से तो पहचानना असंभव था। लेकिन शरीर पर पहना हुआ कपड़ा, शव के आसपास बिखरे हुए सामान, पैरों पर पहनी हुई चप्पल, गले में मौजूद काला धागा तथा लड़की की कदकाठी चीख कर इस बात की गवाही दे रही थी कि सामने मरी पड़ी हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि शिखा दुबे है। परिवार वाले भी आखिरकार उसके शव की पहचान अपनी बेटी शिखा दुबे के तौर पर करते हैं, क्योंकि भले ही चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, मगर शरीर पर जो कपड़े थे वही कपड़े पहनकर अंतिम बार शिखा दुबे अपने घर से निकली थी।
इसके अलावा जो चप्पल, दूसरे सामान तथा गले में काला धागा मिला था वह सभी शिखा दुबे का ही था। पहचान होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में भी खुलासा होता है कि गला दबाकर हत्या करने के बाद लड़की के चेहरे को धारदार हथियार से काटा गया और भारी चीज से हमला करके चेहरे को बर्बाद या बिगाड़ दिया गया। इसके अलावा पोस्टमार्टम में सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी पुष्टि हुई, यानी इसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट भी किया गया था। शरीर को कई जगह से सिगरेट से भी जलाया भी गया था। मतलब लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया गया था। इस दरिंदगी की खबर बाहर आते ही लोगों का गुस्सा भड़क जाता है और लोग जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। इधर पोस्टमार्टम के बाद सभी जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद लड़की का शव परिवार वालों को सौंप दिया जाता है, जो एक प्रक्रिया भी है और विविध तरीके से यानी विधिवत तरीके से उसका अंतिम संस्कार भी परिवार वाले करते हैं। इस घटना में बड़े स्तर पर अखबारों की सुर्खियां बटोरी थी और लोगों में बड़ा गुस्सा था। इसलिए पुलिस वाले भी तत्परता दिखाते हुए जल्द से जल्द हत्यारों की तलाश में लग जाते हैं, क्योंकि शिखा दुबे के पिता ने दीपू यादव नाम के लड़की का यानी शिखा दुबे की हत्या का शक जताया था। इसलिए पुलिस दीपू यादव को ही प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए हाथ पैर मारना शुरू कर देती है और दीपू यादव से जुड़े दर्जनों लोगों को उठाना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि दीपू यादव से जुड़े 50 से ज्यादा दोस्तों से पूछताछ करती है, मगर कहीं से भी दीपू यादव का कोई अता पता नहीं चलता है। काफी दीपू यादव का एक करीबी दोस्त पुलिस के हाथ लगता है, जो पूछताछ में खुलासा करता है कि दीपू यादव अक्सर सोनभद्र आया करता था और पिछले कुछ दिनों में उसने सोनभद्र का जिक्र भी कई बार किया था। और अब गोरखपुर पुलिस सीधे सोनभद्र का रुख करती है और दीपू यादव की तलाश में सोनभद्र का शहर कोना कोना छान मारती है। तलाश में कई घंटे तक होती है तलाशी, मगर कहीं भी दीपू यादव का कुछ पता नहीं चलता है। फिर भी पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते हैं और अपनी तलाश जारी रखते हैं। इस तलाश के क्रम में वो एक ऐसे घर के पास पहुंचते हैं जहां अंदर से बंद था वो घर। पुलिस वाले आकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं, कई बार नॉक करते यानी खटखटाते हैं। फिर खटखटाने के बाद, नॉक करने के बाद एक लड़की आकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने वाली लड़की को देखकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि उसी शिखा दुबे नाम की लड़की ने खोला था। वही शिखा जिसका अंतिम संस्कार परिवार वालों ने बस अभी अभी किया था, जिसका शिखा दुबे के कातिल को पुलिस तलाश कर रही थी। वही शिखा दुबे अब पुलिस के सामने खड़ी थी। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर पुलिस वालों ने शिखा दुबे को कैसे पहचाना? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब शिखा दुबे के पिता ने बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी तो उन्होंने शिखा दुबे की कुछ तस्वीर भी पुलिस वालों को दी थी। यानी जब मिसिंग रिपोर्ट होती है तो पुलिस वालों को फोटो देना जरूरी होता है, यानी कुछ तस्वीरें। वही तस्वीरें जो दी थी, शिखा दुबे को जिंदा देखकर हैरान होते हुए पुलिस वाले मामला सुलझाने की कोशिश करते हैं और तुरंत घर के अंदर दाखिल होते हैं। और घर के अंदर का नजारा और भी हैरान करने वाला था। कमरे में पुलिस वालों को कोई और नहीं बल्कि इस केस का प्राइम सस्पेक्ट दीपू यादव दिखता है। मतलब जिस लड़की की शिखा दुबे की हत्या हुई थी वह और जिस लड़के दीपू यादव पर हत्या का इल्जाम था, वह दोनों एक ही घर में सोनभद्र में साथ रह रहे थे। और बड़ा सवाल यह था कि जिस शिखा दुबे का कत्ल हुआ था वह तो पुलिस को जिंदा मिल गई थी, तो अभी अभी परिवार वालों ने जिस लड़की को अपनी बेटी मानकर अंतिम संस्कार किया था वह कौन थी? अब यह बड़ा सवाल था। उसकी हत्या किसने की थी? अब पुलिस इन सभी सवालों का जवाब तलाशने में लग जाती है। इन सभी सवालों का सटीक जवाब कोई दे सकता था तो वह शिखा दुबे और दीपू यादव ही थी। इसलिए पुलिस वाले इन दोनों को सोनभद्र से गिरफ्तार करते हुए गोरखपुर लेकर आते हैं और यहाँ इन दोनों से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। अब इस पूछताछ में हिला देने वाला खुलासा होता है। शिखा दुबे पूछताछ में खुलासा करती है कि दीपू यादव भी उसी के कॉलेज में पढ़ाई करता है और उसके घर के आसपास ही रहा करता था। कॉलेज में इन दोनों की मुलाकात होती है और देखते ही देखते शिखा दुबे तथा दीपू यादव एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। दुनिया की नजरों से बचकर दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं। मगर इस प्यार की खबर आखिरकार शिखा दुबे के परिवार वालों को लग जाती है और वह शिखा दुबे पर कई तरह की पाबंदियां लगा देते हैं। इस कारण दीपू यादव और शिखा दुबे का मिलना जुलना बंद हो जाता है। यानी अगर परिवार वालों को पता चल गया था लड़की मिलती है तो पूरा लड़की का बाहर आना जाना मिलना जुलना सब बंद हो गया था। कुछ दिनों तक ये सब कुछ सामान्य रहा था, मगर मौका मिलते ही फिर से शिखा और दीपू मिलने जुलने लगे थे
और मौका मिलते ही गोरखपुर के एक ही मंदिर में जाकर 18 अप्रैल 2011 को चुपचाप शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों इस बात की भनक किसी और को नहीं लगने देते हैं और अपने अपने घर में रहने लगते हैं। अब दीपू यादव शिखा को अपने साथ रखने के प्लान पर काम करने लगता है। यानी अब शादी हो गई, अब साथ कैसे रहेंगे इस प्लान पर अब दीपू यादव काम करता है। इन दोनों को अच्छे से पता था कि अगर परिवार वालों को बता भी दिया कि हमने शादी कर ली है तब भी परिवार वाले नहीं मानेंगे, इसलिए अब दोनों दूसरे विकल्प की तलाश में लग जाते हैं ताकि साथ रह सके एक साथ। दीपू यादव अपनी इस परेशानी का जिक्र अपने एक दोस्त से करता है जिसका नाम सुग्रीव का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी था। वह ट्रक भी चलाया करता था। दीपू यादव की सारी बातें सुनने के बाद सुग्रीव इन दोनों को बताता है कि मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूं जो काफी हद तक शिखा दुबे की तरह ही, उसकी कद काठी और लंबाई की पूरी तरह शिखा दुबे की तरह दिखती है। अगर हम उसकी हत्या कर दें और हत्या करने के बाद उसे शिखा दुबे का कपड़ा पहना दें और उसका चेहरा बिगाड़ दें तो लोग शिखा दुबे को मरा हुआ समझ लेंगे और फिर हम दोनों किसी दूसरे शहर में आकर बड़े आराम से रह सकते हैं। अब दीपू यादव और शिखा दुबे को सुग्रीव का यह आइडिया काफी पसंद आया और दोनों ने इस प्लानिंग को हकीकत में बदलने के मिशन में लग जाते हैं। प्लान के बाद अब सुग्रीव शिखा दुबे की तरह दिखने वाली पूजा कुमारी नाम की लड़की से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि तुम्हारे लिए एक नौकरी मेरे पास है, अगर तुम चाहो तो मुझसे आकर मिल सकती हो। पहले महीने का पगार भी तुम्हें एडवांस में दे दिया जाएगा। पूजा कुमारी की उम्र भी यही कोई 25-26 साल थी। उसकी एक 3 साल की बेटी भी थी। क्योंकि पूजा कुमारी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वो काम की तलाश में भी थी, इसलिए वो सामने से ऑफर आया जॉब का तो पूजा कुमारी मना नहीं कर पाई और वह काम की तलाश में सुग्रीव से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। और सुग्रीव तुरंत इस बात की जानकारी दीपू और शिखा को देता है और तय किया जाता है कि 10 जून को प्लानिंग को हकीकत में बदल दिया जाएगा। प्लान के तहत सुग्रीव अपना ट्रक लेकर सोनभद्र से गोरखपुर के लिए निकल जाता है ताकि वह पूजा को अपने साथ ला सके। इधर तय समय के मुताबिक शिखा दुबे अपने घर से निकलकर दीपू यादव से मिलती है और बाजार जाकर कुछ नए कपड़े खरीदती है। इधर सुग्रीव पूजा को लेकर वापस आने लगता है और वापस आते हुए पास के एक जंगल में गाड़ी को रोकता है और पूजा से कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग तुमसे मिलेंगे जो काम देंगे। इसी के बाद बहाने से गाड़ी रोककर ये सभी पूजा को गाड़ी से उतारते हैं और जंगल में लाते हैं और यहाँ दीपू और शिखा भी आ जाते हैं और ये तीनों आ जाते हैं वहां पर और आकर बड़ी बेरहमी से सुग्रीव और दीपू गला दबाकर पूजा की हत्या कर देते हैं। इसके बाद शिखा दुबे बाजार से खरीद कर लाए गए कपड़े खुद पहनती है और जो अपना कपड़ा जो पहनी थी घर से निकलते समय वो कपड़ा पूजा को पहना देती है। यहाँ तक कि जो काला धागा अक्सर शिखा अपने गले में पहना करती थी वह भी पूजा के गले में डाल देती है ताकि इस लाश की पहचान शिखा के तौर पर की जा सके। अब शिखा अपनी चप्पल भी पूजा के शव के आसपास ही छोड़ देती है। अपना सब कुछ पूजा के पहनावे के बाद शिखा पूजा के सब कपड़े छिपाकर अपने बैग में रख लेती है। कपड़ों के आधार पर तो पूजा अब शिखा बन चुकी थी मगर चेहरे अब भी पूजा के तौर पर ही पहचाने जा रहे थे। यानी थोड़ा बहुत मिलता था चेहरा ना, तो कोई पहचान नहीं पाएगा। इसलिए अब दीपू मिलकर ट्रक से लोहे का रॉड निकालता है और बड़ी बेरहमी से पूजा के चेहरे पर मारना शुरू कर देते हैं और ये लोग तब तक रॉड से पूजा के फेस पर हमला करते हैं जब तक पूजा का जो चेहरा पूरी तरह से बिगड़ नहीं जाता है। अब इतनी बेरहमी से मारने के बाद इसके अलावा ये लोग पूजा के शरीर को सिगरेट से भी बड़ी बेरहमी से जलाते हैं ताकि इस मामले का दूसरा रूप दिया जा सके। हत्या करने के बाद दीपू तथा शिखा दुबे तुरंत वहां से सोनभद्र की तरफ भाग जाते हैं जबकि सुग्रीव अपने खलासी बलराम के साथ मिलकर शव को वहां से उठाकर सरयू कैनल के पास एक जंगलों में लाकर फेंक देता है और फिर छुप जाता है। कुछ दिनों तक शिखा दुबे और दीपू का ये प्लान बहुत अच्छे से काम करता है मगर जैसे ही शिखा दुबे पुलिस के हाथ लगती है इनके राज से पर्दा उठ जाता है। शिखा दुबे और दीपू यादव के इसके खुलासे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर कोई शौक में था मासूम सी दिखने वाली शिखा दुबे ने इतने बड़े जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। शिखा ने अपने प्यार के साथ रहने के लिए एक 3 साल की मासूम के सिर से अपनी एक माँ की साया छीन लिया। यानी वो पूजा की क्या गलती थी इस केस में। खुलासे के बाद शिखा दुबे को पिता के सामने लाया जाता है तो एक पल के लिए तो उन्होंने भी यकीन नहीं होता है कि जिस बेटी को वो मरा समझकर अंतिम संस्कार तक कर चुके थे वही अब उनके सामने है। पिता बेटी का गला छूकर यकीन करने की कोशिश करते हैं कि जिंदा है वो।
थोड़े भावुक भी होते हैं, मगर थोड़ी देर बाद अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए कहते हैं, जितने जघन्य अपराध को तुमने अंजाम दिया है, इसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह मेरे लिए मर चुकी है। इन सभी खुलासों के बाद पुलिस दीपू यादव, सुग्रीव, शिखा दुबे तथा बलराम को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज देती है। जिसे शिखा दुबे का इस कहानी की शुरुआत में कत्ल होता है, वही शिखा दुबे अपनी कहानी के अंत में कातिल निकलती है। पूजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी जिक्र था, मगर इन लोगों में से किसी ने भी पूजा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की बात नहीं स्वीकारी है। अभी तक पुलिस भी इस बात को साबित नहीं कर सकी है। फिलहाल इस केस की स्थिति क्या है सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा। 2011 में घटी इस घटना के कुछ साल तक शिखा दुबे और दूसरे आरोपी जेल में रहते हैं, मगर कुछ साल बाद ही शिखा दुबे तथा दीपू यादव को बेल पर रिहा कर दिया जाता है और बाहर आ जाते हैं। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेल से बाहर आने के बाद शिखा दुबे तथा दीपू यादव अलग अलग शादी करके अपनी दुनिया बसा चुके हैं। यानी इनका प्यार तो सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन एक बच्ची 3 साल की बच्ची के साथ अपनी माँ का साया उससे सिर से उड़ गया। सोचिए, फिर ये खतरनाक कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से फिर रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।